नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और आजकल हम आपको सुना रहे हैं व्योमकेश बख्शी की रहस्यमयी कहानियाँ, जिन्हें लिखा है शारदेंदु बंद्योपाध्याय जी ने। पहली कहानी हमने आपको सुनाई थी सत्यान्वेषी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम आपको सुनाएंगे ग्रामोफोन पिन का रहस्य। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। व्योमकेश ने सुबह समाचार पत्र पढ़ा और अजीत बाबू से पूछा कि क्या उन्होंने वो विज्ञापन पढ़ा है जो कि रोज समाचार पत्र में छप रहा है। अजीत बाबू ने मना कर दिया। तो व्योमकेश ने समाचार पत्र उन्हें देते हुए कहा कि निशान लगा विज्ञापन पढ़ो। अजीत बाबू ने विज्ञापन को पढ़ा। विज्ञापन में लिखा था, उसका टाइटल था शरीर में कांटा, और उसके नीचे लिखा था, यदि शरीर से कांटा निकलवाना चाहते हैं तो कृपया शनिवार 5:30 बजे व्हाइट वे लेडला के दक्षिण पश्चिमी कोने पर लगे बिजली के खंभे से कंधों को टिकाए खड़े रहें। तो ये विज्ञापन छपा हुआ था। अजीत बाबू ने विज्ञापन पढ़ के विज्ञापन का मतलब पूछा तो व्योमकेश ने कहा कि मतलब तो वो भी नहीं समझे हैं। बिना नाम का विज्ञापन रोज क्यों छप रहा है? ऐसा नहीं है कि इसमें कोई संदेश नहीं है। अजीत बाबू ने पूछा कि क्या संदेश है? व्योमकेश ने कहा कि विज्ञापन देने वाला अपनी पहचान छुपाना चाहता है। बिना नाम का और बिना बॉक्स नंबर का विज्ञापन देकर कोई अपनी मेहनत की कमाई क्यों व्यर्थ करेगा? व्योमकेश ने आगे कहा कि इस विज्ञापन से यह पता चलता है कि जिस किसी को भी अपने शरीर से कांटा निकलवाना है वो खंबे पर खड़ा हो जाए। अजीत के पूछने पर कि फिर क्या होगा, व्योमकेश ने कहा कि वो कांटा निकलवाने वाले व्यक्ति को पहचान लेगा और वहाँ होने वाली भीड़ की वजह से बिना किसी को पता लगे एक रुपया उसकी जेब में डाल देगा। इससे दोनों बिना किसी को पता चले संपर्क कर सकेंगे। अजीत बाबू ने कहा कि यदि यह सब वो सच मान भी लें तो इससे क्या साबित होता है? व्योमकेश ने कहा कि शरीर से कांटा निकालने वाला व्यक्ति सीधा साधा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाना चाहता है। अजीत बाबू ने कहा कि यह सिर्फ तुम्हारा अनुमान है और कुछ नहीं। व्योमकेश ने कहा कि सभी जांच अनुमान पर ही आधारित होती हैं। वे दोनों अनुमान पर बात कर ही रहे थे कि सीढ़ियों में किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। व्योमकेश ने अनुमान लगाया कि कोई मध्यम आयु के भारी भरकम शरीर के व्यक्ति आ रहे हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई और व्योमकेश ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। वो व्यक्ति अंदर आए। उनके हाथ में मलाका बांस की बनी छड़ी थी, जिसकी मूठ पर चांदी चढ़ी हुई थी। वह बटनों वाला अपलागा ऊन का कोट पहने हुए थे। नीचे बढ़िया प्लेटों वाली धोती पहन रखी थी। वह गोरे रंग के क्लीन शेव थे। उनके आगे के बाल नहीं थे, पर देखने में वो अच्छे लग रहे थे। उन्होंने रुमाल से अपना पसीना पोंछा। व्योमकेश ने अजीत बाबू को बार बार अनुमान अनुमान कहकर छेड़ा, क्योंकि उनके अनुमान सही साबित हो रहे थे। फिर उन सज्जन ने पूछा कि व्योमकेश बख्शी जासूस कौन है? व्योमकेश ने बताया कि वो ही व्योमकेश हैं और उन्हें जासूस के स्थान पर सत्यान्वेषी कहलाना ज्यादा पसंद है। व्योमकेश ने कहा कि आप थोड़ा आराम कर लें, फिर आपसे ग्रामोफोन पिन का रहस्य सुनूंगा। थोड़ी देर बाद उन सज्जन ने पूछा कि आपको कैसे पता चला? व्योमकेश ने कहा, अनुमान से। कलकत्ता में लगभग 1.5 महीने पहले कॉर्नवालिस रोड पर जयहरी सान्याल की मृत्यु हो गई थी। जांच में पता चला कि यह हत्या एक ग्रामोफोन की पिन से की गई थी। ऐसे ही 8 दिन बाद प्रख्यात व्यवसायी कैलाश चंद्र मौलिक की हत्या हो गई। इसके 15 दिन बाद एक और धनी व्यक्ति कृष्ण दयाल लाह की भी ग्रामोफोन की पिन से हत्या कर दी गई। इसके बाद 2 और मौत ग्रामोफोन की पिन से हो गई। जल्दी जल्दी 5 हत्याओं से सारा कलकत्ता थर्रा गया। दैनिक अखबार, कालकेतु और सभी अन्य समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छापी। व्योमकेश ने भी समाचार पर नजर रखी हुई थी। वो बस एक सूत्र की प्रतीक्षा कर रहा था जो उनके हाथ आज लग गया था। उन सज्जन ने भी व्योमकेश की उनके काम में दक्षता की प्रशंसा की और उन्हें बताया कि वो पुलिस के पास नहीं गए हैं, सीधे व्योमकेश के पास ही आ गए हैं। व्योमकेश ने कहा कि अच्छा किया आपने जो पुलिस के पास नहीं गए। उन सज्जन ने अपना नाम आशुतोष मित्र बताया। वो पास ही नेबू टोला में रहते थे।
वो 18 साल की आयु से व्यवसाय कर रहे थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था, तो उन पे कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। अब वो 50 साल के होने वाले थे। काम से अवकाश ले लिया था, उनके बैंक में 1.5 लाख रुपए थे, तो उनका गुजर उसके ब्याज से आसानी से हो जाता था। व्योमकेश के पूछने पर आशुतोष बाबू ने कहा कि उनका कोई संबंधी नहीं है, एक निठल्ला भांजा है, लेकिन वो जुआरी और शराबी है, तो उसके आने पर उन्होंने रोक लगा दी है। आशुतोष बाबू ने बताया कि अब वो जेल में है। पुलिस से हाथापाई के अपराध में उसे 2 महीने की सजा हुई है। आशुतोष बाबू ने कहा कि उनका जीवन आराम से गुजर रहा था, लेकिन कल शाम को वो जोड़ा सांको में एक संगीत संगोष्ठी में गए। संगोष्ठी के बाद आशुतोष बाबू पैदल ही वापस आ रहे थे। वो जब हैरिसन रोड और एमहर्स्ट स्ट्रीट के चौराहे पर पहुंचे तो 9:15 बजे थे। भीड़ बहुत थी। भीड़ के निकल जाने के बाद वो सड़क पार कर रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके हृदय के पास ब्रेस्ट पॉकेट में जहां वो अपनी घड़ी रखते थे, किसी ने कुछ घोंप दिया है। आशुतोष बाबू को चक्कर आ गया और वो गिरते गिरते बचे। वो किसी तरह सड़क के किनारे आ गए। जब उन्होंने अपनी घड़ी देखी तो उसका शीशा टूट चुका था, घड़ी रुक गई थी और एक ग्रामोफोन की पिन घड़ी में घुसी हुई थी। आशुतोष बाबू ने वो घड़ी व्योमकेश बख्शी को दिखाई। व्योमकेश ने घड़ी को देखा। आशुतोष बाबू ने कहा कि मैं रात भर सो नहीं सका, सुबह आपका ध्यान आया तो यहाँ चला आया। व्योमकेश बख्शी ने उन्हें दिलासा दिया और पूछा कि आपने आसपास कोई आवाज़ सुनी थी? आशुतोष बाबू ने कहा जो सड़क पर आवाज़ें होती हैं वो ही थी। हाँ, झटका लगने से पहले उन्होंने साइकिल की घंटी की आवाज़ सुनी थी। व्योमकेश ने आशुतोष बाबू से उनके ऐसे संबंधी के बारे में पूछा जो उनकी मृत्यु चाहता हो। व्योमकेश के पूछने पर आशुतोष बाबू ने कहा कि उन्होंने वसीयत कर दी है, लेकिन उन्होंने वारिस का नाम नहीं बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वारिस को पता नहीं है, सिर्फ उन्हें और वकील को पता है। व्योमकेश ने कहा, आप घर जाइए, मुझे कुछ जानना होगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। घर से बाहर नहीं निकलिएगा। यदि आप बाहर जाते हैं तो फुटपाथ का इस्तेमाल कीजिएगा, सड़क का नहीं। आशुतोष बाबू ने व्योमकेश से कहा कि यदि वो आशुतोष को बचा लेते हैं तो आशु बाबू व्योमकेश को 1000 रुपये देंगे। व्योमकेश ने कहा कि तब तो 3000 हो जाएंगे, क्योंकि 2000 सरकार देगी। आशुतोष बाबू के जाने के बाद व्योमकेश ने अजीत बाबू को बताया कि सारी हत्याएं सड़क पर हुई हैं। फिर दोनों में संभावित हथियार पर बात हुई। फिर व्योमकेश ने कहा कि उन्हें सभी हत्याओं में समानता लगती है, जैसे सभी मध्यम आयु के हैं, कोई भी निर्धन नहीं है, सभी संतानहीन हैं और सभी की हत्या सड़क के बीचों बीच हुई है। अजीत ने प्रश्न किया कि हत्यारों को कैसे पकड़ा जाएगा। व्योमकेश ने उन्हें सही करते हुए कहा कि हत्यारे नहीं, हत्यारा। ऐसे कितने लोग होंगे जो इतनी सटीकता से पिन चुभो सकें, वो भी सड़क पर। यह सिर्फ एक ही का काम है। व्योमकेश 3:30 बजे के आसपास बाहर जाते हैं। वो वापस आकर अजीत को बताते हैं कि जोड़ा सांको के जिस घर में संगीत संगोष्ठी के लिए आशुतोष बाबू जाते हैं, उसका भेद व्योमकेश देते हैं। उस घर में एक 27-28 साल की स्त्री है और आशुतोष बाबू के अलावा वहाँ कोई नहीं जाता है। व्योमकेश के अनुसार वो ही उनकी वारिस है। एक और व्यक्ति था वहाँ पर, उसकी आयु करीब 35 वर्ष की है। वो दरबान को एक पत्र देकर वहाँ से चला गया। अजीत ने घड़ी से मिली जानकारी के बारे में पूछा तो व्योमकेश ने कहा कि पिन एडिसन ब्रांड का है। दूसरा, पिन का भार 2 ग्राम है और घड़ी की मरम्मत नहीं हो सकती है। व्योमकेश ने बताया कि हत्यारे और मृतक के बीच की दूरी 7-8 फीट से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ग्रामोफोन की पिन बहुत हल्की है। व्योमकेश इस बात से बहुत परेशान थे कि इतनी पास से पिन मारने के बाद भी उसे कोई नहीं पहचान पाया। अजीत ने कहा कि उसके पास कोई यंत्र हो सकता है जिसे वो पॉकेट में रखता हो। व्योमकेश ने यह तर्क नहीं माना। उसका कहना था कि तब तो फुटपाथ पर चल रहे लोगों को भी मार सकता था और बिना आवाज़ के किसी भी यंत्र का चलना मुमकिन नहीं है।
अगले दिन व्योमकेश वकील से मिलकर आए और पूरी दोपहर अपना कमरा बंद करके काम करते रहे। 4:30 बजे बाहर आए और बोले कि शरीर का कांटा ढूंढने का वक्त हो गया है। उन्होंने अजीत को मूंछ और फ्रेंच कट दाढ़ी लगाई, चेहरे पर कुछ मेकअप करके झाइयाँ बनाई। अजीत अब पहचान में नहीं आ रहे थे, वो अपनी आयु से 10 साल बड़े लग रहे थे। व्योमकेश ने वापसी के समय सावधान रहने को कहा कि शायद तुम्हारा पीछा हो। अजीत बाबू घर से निकले, उन्होंने पान खाया। जब पान वाले ने नहीं पहचाना तो उनमें आत्मविश्वास आ गया। वो लैंप पोस्ट वाली जगह पर पहुंचकर खड़े हो गए। बहुत देर खड़े रहे लेकिन कोई नहीं आया। वो जैसे ही अपनी जगह से हटे, किसी ने कहा, फोटो चाहिए बाबूजी। अजीत बाबू ने मुड़कर देखा कि एक मुस्लिम युवक एक लिफाफा लिए खड़ा था। दुविधा में अजीत बाबू ने लिफाफा ले लिया, लेकिन उसमें से अश्लील फोटो निकलकर गिर गईं। उन्होंने उस युवक से मना करते हुए देखा तो वो व्यक्ति वहाँ नहीं था। अजीत असमंजस में थे। तभी एक अंग्रेज ने उनसे कहा कि तुम्हें पत्र मिल गया है, अब घूमकर घर जाओ। अजीत बाबू को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। अजीत जब घर पहुंचे तो उन्होंने व्योमकेश से पूछा कि तुम घर कब आए? तो व्योमकेश ने कहा कि 20 मिनट पहले। व्योमकेश अजीत बाबू के पीछे गए थे शरीर से कांटा निकालने वाले को देखने, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए चूक गए थे। अजीत बाबू ने भी बताया कि वो भी पत्रवाहक को नहीं देख पाए, उसके मुंह पर मस्सा था। व्योमकेश ने कहा कि वो नकली था। व्योमकेश और अजीत बाबू ने पत्र पढ़ा जो कि फोटो के साथ लिफाफे में था। पत्र में लिखा था, अपने शरीर के कांटे का नाम और पता बताओ। अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। कागज को लिफाफे में सील बंद करके 10 मार्च की आधी रात को खीदिरपुर रेस कोर्स पहुँचो और रेस कोर्स से सटी सड़क पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दो। तभी एक साइकिल सवार आता हुआ दिखाई देगा जिसने धूप का चश्मा पहना होगा। उसे देखकर लिफाफा हाथ में पकड़कर उसकी तरफ आगे बढ़ो। साइकिल सवार लिफाफा ले लेगा और समय आने पर आपसे संपर्क किया जाएगा। अकेले और पैदल ही आना, किसी और के साथ होने पर मिलना नहीं हो पाएगा। तभी सीढ़ियों पर आशू बाबू के आने की आवाज आई। व्योमकेश ने पत्र अजीत से लेकर अपनी जेब में रख लिया और अजीत बाबू को आशू बाबू को कुछ न बताने के लिए कहा। आशू बाबू अंदर आए। वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके वकील विलास मलिक लापता हो गए हैं। व्योमकेश ने कहा कि उन्हें मालूम है। उन्होंने आशुतोष बाबू से कहा कि उनका वकील और जोर सांको वाला मित्र दोनों भाग गए हैं। अब आप आज़ाद हैं। अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। आशुतोष बाबू ने कहा कि 38 वर्ष की आयु में उन्हें एक परम सुंदरी से प्यार हो गया। पता चला कि वो नाचने वाली की बेटी है। शादी नहीं हो सकती थी तो आशू बाबू से ले आए और अलग घर में रखा। वो पत्नी की तरह ही उसकी देखभाल करते थे और यही सोचते थे कि वो भी आशू बाबू को पति की तरह प्यार करती है। दोनों के धोखे से वो बहुत दुखी थे। उनके जाने के बाद अजीत के पूछने पर व्योमकेश ने कहा कि उन्हें कल शाम यह सब पता चल गया था, लेकिन उन्होंने दोनों को पकड़ा नहीं क्योंकि उनका अपराध अदालत में साबित नहीं हो सकता था। इसलिए वो विलास बाबू से मिले और उन्हें बोला कि वो सब कुछ जान चुके हैं। यदि वो नहीं भागे तो जेल जाना पड़ सकता है। तो विलास बाबू शाम की ट्रेन से अपने साथी के साथ भाग गए हैं। वो अपने साथ अपने मुवक्किलों का पैसा लेकर गए हैं। पुलिस पूर्व सूचना के आधार पर उन्हें बर्दवान में पकड़ लेगी। अगले दिन प्रातः एक युवक आया जिसकी आयु 30-32 वर्ष की होगी। उसके दाढ़ी मूंछ नहीं थी, देखने में वो एथलीट लगता था। उसने अपना नाम प्रफुल्ल राय बताया और यह भी बताया कि वो एक बीमा एजेंट है। उसने व्योमकेश से कहा कि मैं यहाँ कोई पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ, एक निजी मामले में सलाह लेने आया हूँ। व्योमकेश ने फीस के लिए कहा तो उस व्यक्ति ने 10 रुपए का नोट निकालकर मेज पर रख दिया। प्रफुल्ल ने बताया कि वो बम्बई की कंपनी ज्वेल इंश्योरेंस में बीमा एजेंट है। उसने अपनी कंपनी को 10-12 लाख का फायदा पहुंचाया था। कंपनी ने इसके पुरस्कार स्वरूप उसे कलकत्ता के ऑफिस का अध्यक्ष बनाकर भेज दिया है। पिछले 7-8 महीने से वो यहीं रह रहा है। कुछ महीने तो प्रफुल्ल के आराम से बीते। उसने बताया कि वो कंपनी के छोटे मोटे केस नहीं देखता है, केवल बड़े कमीशन वाले अकाउंट ही देखता है। वो जहाँ भी जाता उसके बाद दूसरी कंपनी का बीमा कर्मचारी वहाँ आता और प्रफुल्ल की कंपनी के बारे में झूठ बोलकर ग्राहकों को छीन लेता। उसके ऊपर कंपनी का बहुत दबाव है।
कानून का सहारा मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी की बदनामी होगी। इस कर्मचारी को वो उखाड़ फेंकना चाहता था। फिर उसने अपने बटुए से 2 चिट निकाली और एक चिट ब्योमकेश की तरफ देते हुए कहा कि कुछ सप्ताह पहले यह विज्ञापन शरीर से कांटा निकालने वाला उसने अखबार में पढ़ा था। उसने बताया कि वो पिछले शनिवार लैंप पोस्ट पर गया था। जब वो वहाँ से चलने लगा तो उसे अपनी जेब में यह पत्र मिला। यह कहकर उसने दूसरी चिट को भी ब्योमकेश को दे दिया। पत्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अजीत बाबू को दिया गया था। सिर्फ मिलने की तिथि रविवार के स्थान पर सोमवार 11 मार्च थी। जब ब्योमकेश ने पत्र पढ़ लिया तो उसने कहा कि उसे नहीं पता यह पत्र उसके पास कैसे आया। उसने बताया कि पत्र पढ़ने के बाद वो बहुत डर गया है। उसने पूछा कि क्या किसी अनजान आदमी से सुनसान में आधी रात को मिलने जाना उचित होगा। वो इसी प्रश्न के लिए ब्योमकेश से सलाह चाहता था। ब्योमकेश ने उस व्यक्ति से दोनों चिट छोड़ जाने के लिए कहा और ब्योमकेश ने कहा कि वो कल पहली फुर्सत में प्रफुल्ल राय को सलाह दे देगा। उस व्यक्ति ने कहा कि कल कंपनी के तो बहुत सारे काम हैं, वो नहीं आ पाएगा। उसने कहा कि वो आज रात में आ सकता है। ब्योमकेश ने कहा कि आप कल दोपहर बाद 4 बजे आ जाइए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। प्रफुल्ल मान गया। उसने अपनी जेब से पान की डिब्बी निकाली और पान खाया। फिर उसने पूछा कि क्या पुलिस में खबर कर दें। ब्योमकेश ने कहा कि यदि आपको पुलिस से मदद लेनी है तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। प्रफुल्ल ने कहा कि वो सिर्फ ब्योमकेश की राय जानना चाहता था और वो चला गया। ब्योमकेश 10 रुपए का नोट लेकर अपने कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए और अजीत को बताया कि कल जब वो लैंप पोस्ट से वापस लौट रहे थे तो उनका पीछा हो रहा था। रात 10:30 बजे ब्योमकेश ने अजीत बाबू से कहा कि चलो तैयार हो जाओ, शरीर का कांटा के स्थल पर मिलन के लिए जाना है। फिर ब्योमकेश ने अजीत बाबू का मेकअप किया। फिर उन्होंने स्वयं भी काला सूट और काले रबड़ सोल वाले जूते पहन लिए। फिर उन्होंने अजीत को शीशे से 5-6 फीट दूर खड़ा कर दिया। खुद अजीत के ठीक पीछे खड़े हो गए और पूछा कि क्या वो ब्योमकेश को देख सकते हैं। अजीत ने कहा नहीं। फिर ब्योमकेश ने कहा कि थोड़ा आगे चलो। अजीत आगे चले तो उन्होंने ब्योमकेश ने पूछा कि क्या अब उन्हें देख सकते हो। अजीत ने कहा नहीं। फिर ब्योमकेश ने चीनी मिट्टी की एक प्लेट को अजीत के सीने पर और दूसरी प्लेट को अपने सीने पर बांध दिया। वो दोनों 11 बजे घर से निकले। टैक्सी करके वहां पहुंचे जहां काली घाट और खीदीपुर जाने वाली ट्राम लाइनें अलग होती हैं। फिर वो खीदीपुर पुल की तरफ बढ़ने लगे। ब्योमकेश अजीत के कदमों से कदम मिलाकर चल रहे थे। इतने में 12 का घंटा बजा। ब्योमकेश ने लिफाफा निकालने को कहा। थोड़ी ही देर में एक साइकिल आती दिखाई दी। साइकिल जब पास आई तो सवार ने साइकिल की घंटी बजाई। अजीत बाबू की चीनी मिट्टी की प्लेट टूट गई। वो लड़खड़ा गई। इतने में ब्योमकेश ने साइकिल सवार को नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर बैठ गए। ब्योमकेश के कहने पर अजीत बाबू ने ब्योमकेश की जेब से रस्सी निकालकर सवार को बांध दिया। तब अजीत ने उसकी तलाशी ली। उसके पास से ऐनक और पान की डिब्बी मिली जिसमें 4 पान रखे हुए थे। ब्योमकेश ने बताया कि यह प्रफुल्ल राय है। प्रफुल्ल राय ने ब्योमकेश से कहा कि तुम्हारी तेज बुद्धि से वो हार गया। ब्योमकेश ने जेब से पुलिस की सीटी निकाली और बजाई। प्रफुल्ल ने पानी मांगा, पानी वहाँ नहीं था। उसने पान खाने चाहे। ब्योमकेश ने डिबिया से 2 पान निकालकर उसे खिला दिया। प्रफुल्ल ने ब्योमकेश से भी पान खाने को कहा। इतने में पुलिस आ गई, लेकिन प्रफुल्ल के पान में जहर था। उसकी स्थिति खराब हो रही थी। उसने ब्योमकेश से कहा कि तुम भी पान खा लेते तो हम साथ ही यात्रा करते। प्रफुल्ल मर गया। दूसरे दिन जब ब्योमकेश और अजीत अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे तब ब्योमकेश ने कहा कि यही वो घंटी है जिससे हत्यारा हत्याएं करता था। उसमें एक स्प्रिंग था और एक छेद था। घंटी बजाने के लिए ट्रिगर था। घंटी बजने पर छेद में से पिन स्प्रिंग की सहायता से निकल के निशाने पर लगती थी। स्प्रिंग की आवाज घंटी की आवाज में दब जाती थी। अजीत ने पूछा कि ब्योमकेश को यह कैसे पता चला कि शरीर का कांटा और ग्रामोफोन की पिन के प्रणेता एक हैं। ब्योमकेश ने कहा कि शुरू में तो उन्हें कुछ खास पता नहीं चला, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि दोनों एक ही चीज हैं। विज्ञापन में शरीर का कांटा और ग्रामोफोन की पिन में कांटे जैसी चीज का चुभना। जब आशुतोष बाबू का केस उनके हाथ में आया तो उन्हें काफी कुछ समझ आया। सबसे बड़ी बात यह थी कि हत्याओं के लिए पैसे देने वाले भी हत्यारे को नहीं पहचानते थे।
यही उसकी चाल थी। व्योमकेश ने अजीत बाबू को बताया कि जब वो लैंप पोस्ट पर खड़े थे तो वो घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी उसने पत्र उन तक पहुंचवाया। लेकिन जब अजीत बाबू आधे कलकत्ते का चक्कर लगाकर घर पहुंचे तो प्रफुल्ल समझ गया कि अजीत बाबू को व्योमकेश ने ही भेजा था। व्योमकेश ने आगे समझाया कि प्रफुल्ल कलकत्ता छोड़कर नहीं भागा, बल्कि वो दोनों से मिलने आ गया। बस यहीं उससे भूल हो गई। उसे यह मालूम नहीं था कि व्योमकेश बाबू उसका इंतजार कर रहे थे। उसको पकड़वाने के लिए व्योमकेश बाबू के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उसे जाने दिया। प्रफुल्ल को यह पक्का विश्वास था कि इस बार व्योमकेश खुद आएंगे। उसकी योजना थी कि जब वो आएंगे तो वो उन्हें मार देगा। उसने व्योमकेश से पुलिस के बारे में बात करके यह भी पता कर लिया कि व्योमकेश पुलिस के साथ काम करते हैं या नहीं, और वो निश्चिंत हो गया। व्योमकेश ने बताया कि आशुतोष बाबू ने बताया था कि उन्होंने पिन लगते समय साइकिल की आवाज सुनी थी। शरीर का कांटा पत्र में भी साइकिल का जिक्र था। तब से व्योमकेश का ध्यान साइकिल पर था। पुलिस कमिश्नर ने अपने पत्र में व्योमकेश को धन्यवाद दिया और प्रफुल्ल की मृत्यु पर शोक प्रकट किया। पत्र में उन्होंने जल्दी ही 2000 का पुरस्कार मिलने की बात लिखी थी। पत्र में यह भी बताया था कि प्रफुल्ल राय मृतक का नाम नहीं था, वो ज्वेल इंश्योरेंस के अधिकारी प्रफुल्ल राय का नाम प्रयोग करता था, इसलिए लाश की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सरकार ने व्योमकेश से घंटी को वापस करने के लिए कहा था, क्योंकि वो अब सरकार की संपत्ति है। तभी पोस्टमैन आया। उसने आशु बाबू का भेजा हुआ 1000 का चेक दिया और व्योमकेश ने एक और केस सुलझा दिया। उम्मीद है आपको ये व्योमकेश बख्शी का दूसरा केस ग्रामोफोन पिन का रहस्य भी जरूर पसंद आया होगा। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।